नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बांग्लादेश हिंसा और नफरत की आग में जल रहा है, जो न सिर्फ बांग्लादेश को अस्थिर कर रहा है बल्कि पड़ोसी देश भारत और नेपाल तक के अंदर गुस्से की लहर पैदा कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की खबरें अब सिर्फ ढाका की गलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर काठमांडू तक सड़कों पर विरोध की आवाजें गूंज रही हैं। बाकायदा बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर तख्तियां, नारे और एक ही सवाल, क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं? इन सब के बीच शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद वहां जमात इस्लामी जैसी ताकतों का उभारना, अंतरिम सरकार पर पूर्व पीएम हसीना के गंभीर आरोपों का लगना और उस्मान हादी की हत्या के बाद भड़के हिंसा ने न सिर्फ बांग्लादेश को हिला दिया है बल्कि क्षेत्रीय संबंधों को भी तनाव में डाल दिया। क्या ये हमले सिर्फ अराजकता का नतीजा है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी साजिश है? और क्या चुन चुनकर हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर कि वहां हो रही अराजकता से इतर वहां जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उनको कैसे रोका जा सकता है। यूनुस खान का पुतला अभी फूके, यूनुस खान को भी फूकेंगे। ये पूरी तरह से जो है हिंदुओं का विरोधी है। अब सोचिए, जब से शेख हसीना वहां से हटी है उसके बाद से क्या वाकई में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, या बांग्लादेश के बनने के साथ ही वहां हिंदुओं को टारगेट किया गया और अब वो अपने एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है, जहां एक अधमरे को जिंदा जलाया जाता है और सब वहां वीडियो बनाते हैं और वहां मजहबी नारे लगाते हैं। क्या ये सिर्फ अराजकता है या एक सोची समझी साजिश या एक नैरेटिव या एक वो तरीका जो आपको जगह जगह नजर आता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी। बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक आंकड़ा दिखाते हैं। आंकड़ा आपके लिए बेहद जरूरी है। सर देखिए, बांग्लादेश में हिंदू क्या अभी से सेफ नहीं है या कभी से सेफ नहीं है? एक आंकड़ा और इस पर गौर फरमाइए। साल 1951 में 22% हिंदू आबादी थी बांग्लादेश के अंदर, 1961 में घटकर 18%, 1974 में 18.5%, 1991 में 10.5% रह गई और इसके बाद 2001 में ये 10%, 2011 में 8.5% और पॉपुलेशन के अंदर लगातार गिरावट आती ही रही। तो क्या वाकई में हिंदू पहली बार टारगेट हो रहा है? इसका दूसरा कारण और भी हो सकता है। इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि हिंदू के अंदर जो प्रजनन दर बांग्लादेश में वो बेहद कम हो और क्योंकि कंपैरेटिवली मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए भी ये आंकड़ा कम हो रहा होगा। लेकिन इसके पीछे के कारण ये डर और ये खौफ भी है, जहां जिंदा मारा जाता है, महिलाओं से दुष्कर्म किया जाता है और नग्न अवस्था में वहां हिंदुओं को सड़कों पर दौड़ाया जाता है। अटल खंडेलवाल जी, बहुत सीधा सवाल है सर, अगर भारत कुछ कर सकता है तो कर क्यों नहीं रहा, और अगर नहीं कर सकता तो भारत के अंदर धरने प्रदर्शन और इस तरीके की विरोध प्रदर्शन का मतलब क्या है? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि शेख हसीना जी के टाइम पर जो बांग्लादेश है वो जीडीपी के नाम से जाना जाता था, वो पूरे विश्व के अंदर अब वही बांग्लादेश हिंसा, मानवीय हिंसा और अल्पसंख्यकों पे हिंसा के लिए जाना जा रहा है। इस तरीके की नरशंस हिंसा बेसिकली जब से यूनुस सरकार जो बनी है अगस्त 2024 से, उसके बाद ऐसे लग रहा है जैसे वो ये नैरेटिव बना चुके हैं। भारत के खिलाफ एक नैरेटिव उन्होंने पैदा कर दिया पूरे देश के अंदर और उसी को वो क्रमागत रूप से आगे ले रहे। कैसे भाई? अब जो हिंदू वहां है वो तो बांग्लादेशी हैं, उनके पासपोर्ट पे भारतीय लिखा है, उनके आधार कार्ड पर भारतीय है, उनके वोटर आईडी पर भारतीय है, उनके पैन कार्ड पर भारतीय है। कैसे नैरेटिव सेट? स्पेशली इस तरीके से कि भारत है वो हिंदू प्रधान देश है और हिंदुओं से हिंदू जो है वो हम लोगों के विरोधी है, इस तरीके की एक नैरेटिव वहाँ चला दिया गया है। वरना तो बांग्लादेश के हर
दुख सुख में भारत सदैव खड़ा रहा है। आप भले 1971 के बाद फिर सवाल दोहरा देता हूं भाई, अब मैं क्या वहां बताता के हूं, हिंदू भारतीय हैं? हम उन्हें अपना मानते हैं? बिल्कुल भारतीय ही हैं, भारतीय ही हैं। बहुत सोच समझ कर बोलिएगा सर। देखिए बात ऐसे है, अगर वो भारतीय हैं तो 2024 से जो अटैक हो रहे हैं, जो सैकड़ों लोग मारे गए, जो वहां अध जले हुए जिंदे दौड़ा दौड़ा कर पीटे गए, उनको बचाने के लिए हमने कुछ किया क्यों नहीं आज तक? ऐसा नहीं है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो आपको मैं बहुत स्पष्ट करूं कि जितना भी ये पाकिस्तान, भारत और ये बांग्लादेश, जो भी क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी हिंदू रहते हैं वो भारतीय संस्कृति से मिले जुले ही रहते हैं। और अब रहा कि आप कह रहे हैं कि भाई आपने बीजेपी ने तो क्या कि सरकार ने क्यों नहीं कोशिश की? हाँ तो वो भी भारतीय। बांग्लादेश, आप समझिए चीज को, क्या वो अब मैं बताता हूँ या भारतीय हैं? देखिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रयास क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। बांग्लादेश का इंटरनल इशू है या ये भारत का इशू है? अगर इसको बहुत अगर छोटे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये इंटरनल इशू होता है, और इसको अगर वृत्त रूप से देखेंगे कि ये क्रमागत होता चला जा रहा है। अगर आपने जिस तरीके से आंकड़े दिखाए हैं उसके, देखिए एक्चुअली भारत तो सदैव से, अभी भी हम तो इन्वॉल्व हैं, कूटनीतिक दबाव हम डाले जा रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री कैबिनेट के हो या राज्य के हो, वो संसद में जाके वहां जो के हालात पर बिल्कुल क्लोजली अपनी बात रख रहे हैं कि भाई वहां ये सब चल रहा है। देखिए फर्क पड़ता है, बिल्कुल उनके अधिकारियों को बकायदा। उनको फर्क पड़ रहा होता दीपू दास को ऐसे मारा जाता। देखिए बात ऐसा है कि अगर नहीं वीडियो बना रहे हैं अगर देखिए ये मानसिकता डेवलप कर दी गई है। ये मानसिकता एक तरीके से अल्पसंख्यकों और स्पेशली हिंदुओं के खिलाफ वहां डेवलप कर दी गई है। उस मानसिकता के कारण ये सब हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। जमीनी स्तर पर हम उन अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, उनको बोल भी रहे हैं कि इनकी मैं भी मानता हूं एक कानून आया जिसमें आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, वो भारत आ सकते हैं, बिल्कुल उनको नागरिकता मिलेगी। तो मैं ये कह रहा हूं, क्या बांग्लादेश के दरवाजे खोले जा सकते हैं कि आप जितने अल्पसंख्यक हैं, आप जितने हिंदू वहां हैं, जितने सिख हैं वहां पर, आप वहां से आइए, बॉर्डर पर हमें अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए और भारत में शरणार्थी हो जाइए। देखिए क्या ये ओपन किया जा सकता है? देखिए ऐसा है विजेंद्र जी, विकल्प तो बहुत सारे हैं और माननीय अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट किया है स्पेशली बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उन लोगों को, बौद्धों को कि आप भारत आइए और नागरिकता लीजिए। प्रतीक, पहला तो ये कि बतौर इंसान मुझे बहुत दुख हुआ उस वीडियो को देखकर जिसमें उसको घसीटा गया, फिर उसको जिंदा जलाया गया, और उससे ज्यादा दुख हुआ जो वहां पर वीडियो बना रहे थे। यह बांग्लादेश का इशू है। मैं इसमें भारत की भूमिका को समझना चाहता हूं। अगर वाकई में उस अराजकता को हमें रोकना है तो जैसे हम बाकी देशों के अंदर कई जगह हम कर चुके हैं, क्या हमें बांग्लादेश पर एक सख्त मिलिट्री एक्शन की जरूरत है कि वहां स्थिति को कंट्रोल किया जाए, या हम सिर्फ डिप्लोमेसी खेलेंगे और उससे इसका समाधान होगा? विजेंद्र भाई, ये जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, कोई नई बात नहीं है। पिछले साल जब अगस्त 24 के जब सरकार बदली वहां पे, तो ये लगातार हो रहा है। और आपको याद होगा कि 28 नवंबर 2024 को हम यहीं फर्स्ट इंडिया के ऊपर भी इस पे डिबेट कर रहे थे, इस पे चर्चा कर रहे थे। और उस समय जब विंटर सेशन चल रहा था तो हमारे कई सारे सांसदों ने 267 के तहत संसद में इसकी चर्चा मांगी थी। और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर हिंदुओं के ऊपर अगर वहां पे अत्याचार होता है तो ये हमारी जो भारत है, भारत की जो नीति है उसके खिलाफ है और हमें उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है वर्तमान में, आप बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी आप बता रहे कल परसों का जो नृशंस घटना है उसको अधमरा करके पेड़ के लटका दिया, फिर जला दिया, फिर वीडियो बन रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी का ट्वीट भी आया कोई? क्या विदेश मंत्री जी का ट्वीट भी आया कोई? क्या भारत सरकार ने कुछ भी बोला? अरे क्या औकात है बांग्लादेश की, इतना सा देश है। 10 दिन में पहले हमने क्या किया था, आजाद करा दिया था 10 दिन के अंदर। उस समय भी यही हुआ था, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे, और उस समय की सरकार ने ये नहीं सहा। हमारी सेना बांग्लादेश में घुसी और बांग्लादेश को अलग देश बनाया, और आज फिर जरूरत है,
फिर जरूरत है हमारी संसद को इसके ऊपर बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, यहां से एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री को वहां के राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए कि अगर वहां पर हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो हम नहीं सहेंगे। लेकिन इसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति, इनके जो जुड़े हुए संगठन है वो आगे प्रदर्शन कर देते हैं, लेकिन ऊपर लेवल पे कोई चर्चा नहीं है। आप बता दीजिए, अभी नीरज चोपड़ा जी के लिए प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया, मैं उनका ट्विटर हैंडल देख रहा था, तो लास्ट बांग्लादेश का उपयोग उन्होंने बांग्लादेश शब्द का उपयोग 2021 में किया था। 2021 के बाद वो बांग्लादेश शब्द का उपयोग करना ही भूल गए। जो बात करते थे कि चीन को लाल आग दिखाएंगे, वो आज बांग्लादेश को नहीं दिखा पा रहे। क्या औकात है बांग्लादेश की? मेरा सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, ये बांग्लादेश का इंटरनल इशू है या भारत का इशू है? ये मानवीय इशू है, ये मानवीय इशू है। अगर वहां पर अल्पसंख्यकों पे, हिंदुओं पे अगर अत्याचार होता है तो भारत ने जिस तरीके से दृढ़ता दिखाई थी 1971 के अंदर, वैसे ही दृढ़ता दिखानी चाहिए और शब्द लहजा में उससे बात करनी चाहिए। मौलाना नजीम अशरफी जी हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं। नजीम साहब, ये कौन सी विचारधारा है जहां अधमरे करके जिंदा जलाए जाते हैं, फिर मजहबी नारे लगाए जाते हैं, फिर सब वीडियो बनाते हैं? ये कौन सी विचारधारा है सर, जो हमें पाकिस्तान में भी नजर आती है, जो हमें बांग्लादेश में भी नजर आती है और कई हिस्सों में नजर आती है? ये विचारधारा क्या है? असल में ये उन लोगों की विचारधारा है जो इंसानियत से नफरत करते हैं, मानवता से नफरत करते हैं। मैं समझता हूँ बांग्लादेश में जहां तक अल्पसंख्यक है वो हमारे हिंदू भाई है, वो हमारे भाई है ना। अल्पसंख्यक से मतलब वहां नहीं है, वहां वो कमजोर है, वो हमें लगता है कि कम है। अब यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक तो मुसलमानों को कोई खा थोड़ी नहीं गया। जैसे अब बीजेपी वाले तो अपनी सफाई देंगे और कांग्रेस वाले अपनी बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ इन सारी बातों को राजनीति से ना जोड़ करके और इस चीज को एक इंसानियत के नाते, अगर हमारी भारत की सरकार आज की डेट में बहुत मजबूत सरकार है हमारी, हम कर सकते हैं, क्यों ना हमारी सरकार वाकई वहां को उसके वो जो भी उनके पावरफुल हैं, जो भी उनके राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, अदरवाइज मैं नहीं जानता कौन है वहां पर, लेकिन जो भी है उनसे बात करना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को या हमारे देश के राष्ट्रपति को बात करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि एक अल्पसंख्यक हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं है यहाँ पर। अरे सर, हिंदू मुस्लिम का ही सवाल है, हिंदू मुस्लिम का ही सवाल है। मैं देश का किसी कोना ढूंढिए, चलिए आप तो बांग्लादेश कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं भारत का कोई कोना ढूंढिए और जहां मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच में 5% हिंदू रह रहे हो और वो सेफ और सुरक्षित रह रहे हो। आप मुझे एक उदाहरण दीजिए, चलिए दीजिए। आप मेरे यहाँ आइए, मेरे गांव में आइए, मैं मुरादाबाद में रहता हूँ और मेरे ख्याल से 2-3 ही घर हैं वहां पर, मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल सेफ है। देखिए, जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जब सरकार, तो यहाँ सरकार में मुस्लिम तो नहीं है, ना मुस्लिम प्रधानमंत्री है, ना मुस्लिम मुख्यमंत्री है, तो जहां तक अनसेफ की बात हो गई, मैं समझता हूँ ये बात इंसानियत की है। इंसानियत को आपको देखना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं। हमारे मुल्क में असल में दिक्कत क्या है? हमारे मुल्क में दिक्कत यह सरकारें और राजनीति जो धर्म के चश्मे से होती है, धर्म के चश्मे से देखी जाती है। दीपू दास को क्यों मारा? क्या धार्मिक एंगल से नहीं मारा गया? नहीं मारा धार्मिक मैं वही कह रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ हमारे मुल्क में भी धर्म के चश्मे से राजनीति होती है और जहां इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, जहां इस तरह की बातें हो रही है, वो धार्मिक चश्मे से देखने वाले लोग हैं, इंसानियत की नजर से नहीं देखते। मैं बार-बार पूरा का पूरा देश ही धार्मिक चश्मे से देख रहा है, ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं। पूरा बांग्लादेश ही धार्मिक चश्मे से देख रहा है और मुझे आपकी बातें अच्छी लगी। अब मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए बांग्लादेश में कि हिंदू अल्पसंख्यक सुरक्षित हो जाएं? भारत सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, भारत सरकार, हम सरकार में मजबूत हैं, हमको इतने दबे कुचले लोग नहीं है। हमारा मुल्क एक बड़ा बहुत जबरदस्त मुल्क है, हमारे पास सेना है, हमारे पास पावर है, हमारे पास ह्यूमैनिटी है, हमारे पास जो है सब कुछ है, तो हम उससे एक टूक बात नहीं कर सकते। कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री उसकी आंख में आंख डाल के और मतलब उसकी आंख में आंख डाल के हिम्मत के साथ एक बात करें कि मिस्टर, आप ये कत्लेआम बंद कीजिए, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी इंसान के कत्लेआम को, मेरे देश का हो या दूसरे देश का हो, इसको बंद कीजिए वरना हम आपके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। ये कहने की जरूरत है। और नजीब साहब, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब फिलिस्तीन में कुछ चल रहा था तो भारत के कई हिस्सों के अंदर प्रदर्शन हो रहे थे और फिलिस्तीन को लेकर कई तरीके के नारे चल रहे थे, लेकिन मुझे शायद हो सकता है मेरा अल्प ज्ञान हो, मैंने बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं और 2024 से हो रहे हैं उसके बाद से मैंने कोई बहुत व्यापक आंदोलन नहीं देखा है। तो ये सेलेक्टिव परसेप्शन क्यों है? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल है आपका। यही चीज मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहता हूँ, यही चीज मैं, जो मुसलमान हैं, जो इस तरह की तंजीमें हैं, जो इस तरह के दल हैं, जो अपने आप को पावरफुल मानते हैं,
चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, या मुसलमान का कोई दल हो, सबको इस चीज में आगे आना चाहिए। मैं बार बार इंसानियत का नाम ले रहा हूँ। अगर फिलिस्तीन के लिए मुसलमान यहाँ एहतजाज कर सकते हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, यहाँ मेमोरेंडम ज्ञापन दे सकते हैं, तो हम बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं दे सकते? ये बात मैं भी कहता हूँ। कम से कम इंसानियत का अगर आप पाठ पढ़ाते हैं, क्यों नहीं होता? मैं वही कह रहा हूँ, हमें ये करना चाहिए। और आप किसी को लाइए, मेरे साथ भेजिए, मैं सबसे पहले सुबह एहतजाज करता हूँ बांग्लादेश के खिलाफ, और तख्ती लेकर खड़ा नहीं होगा, बल्कि आखिरी दम तक मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कम से कम 2 टूक तो ये बात कहें, कम से कम प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री के साथ सारा देश खड़ा होने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक सर, वो तो सीधा सीधा विकल्प आप दे रहे हैं कि बांग्लादेश पर अटैक कीजिए। कहना पड़ेगा, आप तो ये कह रहे हैं बांग्लादेश पर अटैक कीजिए, क्योंकि अंदर तो मुस्लिम मेजोरिटी है। नहीं, मैं अटैक नहीं कर रहा, जमात इस्लामी के फॉलोअर हैं, वहां इतनी कट्टर सोच है कि खुलेआम सड़कों के ऊपर दीप उदास को जला दिया जाता है, सब वीडियो बना रहे होते हैं, वहां की पुलिस साइड में खड़ी होती है, वो तमाशबीन बनी होती है, वहां कानून व्यवस्था नहीं है। सर क्या आप डिप्लोमेसी के जरिए उसको कंट्रोल कर देंगे? वापस मैं आ रहा हूं आपके पास, अशोक पाठक। अशोक पाठक जी, मेरा बहुत बेसलाइन का सवाल है सर। आज अगर बांग्लादेश में हिंदू जो रह रहे हैं, अगर वो भारत का आंतरिक मामला है, तो हम 2024 से क्यों सहन करें? और अगर वो आंतरिक मामला नहीं है, तो एक देश के इंटरनल मामले के अंदर हम यहां विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? मैं बार बार एक बात कहता रहा हूं, और यह मेरा स्पष्ट मानना है, इस्लाम को जिन्होंने गढ़ा, वो दुनिया की पूरी मानवता को, सभी रिलीजनों को समाप्त करने के लिए गढ़ा। चूंकि स्पष्ट रूप से कहा गया है, कुरान की सूरह मोहम्मद की आयत है 47-35, जो कहती है, मुसलमानों जब तुम तादाद में हो तो अमन की तरफ मत जाना। यह स्पष्ट कहती है। और कुरान के अंदर एक भी आयत ऐसी नहीं जो ये कहे कि शांति से रहना है, अन्य धर्म के लोगों को शांति के साथ रहने देना है, ऐसा लिखा ही नहीं है। मैंने कहा कि किसी को गढ़ा हुआ मजहब, मेरा सवाल अलग है अशोक पाठक जी, मुझे आज इससे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं सवाल क्या कर रहा हूं समझिए, अगर दीपू दास हिंदू होने के नाते अगर वो भारत का हिस्सा है, आप समझिए, पहले तो बताइए दीपू दास कौन है? वो बांग्लादेशी है या भारतीय है? भारतीय। विश्व का कहीं भी रहने वाला, हमें इजराइल की तरह पॉलिसी बनानी पड़ेगी, दुनिया में कहीं भी रहने वाला हिंदू है वो भारतीय है, और उसकी रक्षा भारत सरकार को करनी चाहिए। ना तो इसके हिसाब से अगर कोई भारत का मुस्लिम ये कह दे कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, तो फिर आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। मुसलमान तो करता ही है, फिर ऐतराज नहीं होना चाहिए। मुसलमान में देश का कंसेप्ट है ही नहीं। चलिए बहुत अच्छे, अब मुझे बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो भारतीय है, तो 2024 से जो वहां नरसंहार चल रहा है, फिर भारत सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही? ये भारत सरकार की, मैं इस बात के लिए स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज देश में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे एक समय हुआ करते थे, और उस समय आतंकवादियों ने अपील की थी कि हम अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे। वो एक ऐसे शेर थे, उन्होंने कहा अमरनाथ यात्रा नहीं तो हज यात्रा नहीं होने दूंगा, बंबई में समुद्र के अंदर ही पानी के जहाज को डुबो दूंगा। आज हमारे ऐसी शख्सियत हमारे बीच में नहीं है, और उनका पुत्र जो है वो कपूत बन चुका है। इसलिए क्या पागल आदमी, बड़े अच्छे से मोदी जी को, अशोक पाठक जी, बांग्लादेश पर कोई एक्शन लेने के लिए बाला साहेब होते तो भी नहीं कर पाते। आप समझिए, वो देश की सेना करेगी, वो देश की सरकार करेगी, चाहे किसी की सरकार। यहाँ के कट्टरपंथियों पर लगाम लगा सकते थे। यहाँ के कट्टरपंथियों का बांग्लादेश से क्या लेना देना? ये ऐसे लोग आ जाते हैं, सीधा इस्लाम को टारगेट करने लगते हैं। कहीं पर कुरान को कैसे पढ़ सकते हो? सिखा के कुरान में कोई चीज गलत नहीं, पढ़ने में गलती हो गई, और तुम्हारा दिमाग खराब है, दिमाग गलत है तुम्हारे, ठीक है? मैं रामायण को बुरा नहीं कहता, मैं गीता को भी बुरा नहीं कहता, मैं कुरान को। मौलवी साहब मेरी एक हदीस सुन ले, मौलवी साहब एक हदीस का जवाब देते हैं। सुनैन नसाई की हदीस है 3097, तुमसे कैसे वो ये कहती है जो काफिरों से लड़ाई नहीं लड़े वो मुसलमान नहीं है। फांसी आती है कि तुम्हें? इनकी किताबें इनको आदेश देती है कि लड़ो, अरबी आती है क्या? अशोक पाठक जी, मैं फिर सवाल कर रहा हूं, उनकी किताबें नहीं, वक्त नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, अगर बांग्लादेश, बांग्लादेश हिंदू अगर भारतीय है और भारत के साथ कनेक्ट है, तो भारत सरकार को बचाना चाहिए। हाँ, वो नहीं हो रहा है। भारत को ऑपरेशन सिंदूर जो सेकंड जो है करना चाहिए। किसके अगेंस्ट करोगे सर? बांग्लादेश के विरुद्ध।
बांग्लादेश में कोई कितने आतंकवादी हिंदू थोड़ी ना रहते? है, वहां तो कॉमन मैन अराजक हो गया है। क्या वहां- पूरे देश को उड़ा दोगे? एक हिस्सा हिंदुओं के लिए अलग से वहां पर राज्य बनाना अटल चाहिए। खंडेलवाल, इस मामले की और इस सवाल की गंभीरता को समझिए सर, क्योंकि ये भारत और नेपाल के अंदर प्रदर्शन कर रहा है। और मैं मानता हूं, व्यक्तिगत मानता हूं कि जहां हमारे पड़ोसी अल्पसंख्यक हैं उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि जीने का अधिकार सबका है। ये नहीं कि किसी की मेजोरिटी हो गई वो नंगा करके अधमरे को जिंदा जला देगा और सब नारेबाजी लगाएंगे। लेकिन यह कठोर एक्शन की जरूरत है, वरना एक और दीप उदास 4 दिन बाद होगा, हम फिर ऐसे ही डिबेट कर रहे होंगे। देखिए विजेंद्र जी, पहले ये समझना होगा कि बांग्लादेश एक संप्रभु राष्ट्र है, और दूसरा ये भी बहुत अच्छे से हम सबको समझ में आता है कि दीपू दास पहले सबसे पहले मनुष्य है, मानवता को शर्मसार वाली घटना थी। अब आते हैं कि भी भारत क्या कर सकता है इसमें, क्योंकि 1971 ये 1971 कहते तो हैं, लेकिन 1971 में कितना बड़ा नरसंहार हुआ था, 1 करोड़ से ज्यादा वहां पर शरणार्थी हो गए थे। आज भी अगर भारत आक्रमण करता है तो वहां 9%, 8.5-9% हिंदू रहते हैं, वहां उसकी स्थिति को समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं करता है किस पर? अगर वो आप कह रहे हो ना कि भारत युद्ध क्यों नहीं कर देता, या कोई स्ट्राइक क्यों नहीं कर देता, या जंग स्ट्राइक जो भी कर, ये इस तरीके से नहीं की जाती। इसके लिए मैं भी मानता हूं देखिए, कि युद्ध विकल्प कूटनीतिक नहीं है। दबाव, आर्थिक दबाव, जब अंतरराष्ट्रीय दबाव, जब सब फेल हो जाएं, तो वो स्थिति आती है। और इसके लिए हम मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत मानता हूं नजदीकी से, करीबी से इसका देख रहे हैं समाधान इस नहीं। मसले को। स्ट्राइक तो यकीनन समाधान ही, क्योंकि स्ट्राइक किस पर करेंगे भाई? कोई सेलेक्टिव हो तो स्ट्राइक करें। वहां जहां 1-1 लाख लोग इकट्ठे होकर वहां के कॉमन मैन और वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, तो आप 1-1 लाख पर अटैक नहीं कर सकते। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में सिर्फ बायलैटरल रिलेशन के जरिए ही वहां की स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है, और क्या वो बिना वहां सरकार बदले मुमकिन नहीं, और कम से कम यूसुफ के रहते हुए तो मुमकिन नहीं। विजेंद्र भाई, आपको याद होगा जब इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की थी, ऐसा आया था मीडिया में, रशिया और यूक्रेन में भी आया। आप मुझे बता दीजिए 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब ट्वीट किया हो, कब स्टेटमेंट दिया हो, कब उन्होंने बात की? बीच में मत बोलिए, आप बता देना मेरे को, अभी मेरे बाद में बता देना। और अभी आप ट्वीट खोल लीजिए और नरेंद्र अरे सुन तो लीजिए, सुनेंगे नहीं अब कि कब किसने क्या अरे सुनिए, संसद में क्यों नहीं चर्चा कराई? पिछले साल की बात है, हमने चर्चा मांगी थी, आप अपने नियम से करा देते। उसके बाद में आपका बजट सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया, आपके मॉनसून सेशन हो गया, आप यहां से प्रस्ताव पास करते संसद से कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप आके मीडिया के सामने उनको वार्निंग देते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहीं दिखे? आप रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवाने की बात करते हैं, आप बांग्लादेश के हिंदुओं को क्यों नहीं सुरक्षित कर पा रहे? कम से कम बोलिए तो सही। युद्ध अगर मेरे पास वक्त कम है तो बोलिए तो सही। अटल जी दिए बताइए, कब हुआ ऐसा भाई? की समझ कम है, ये फिलिस्तीन का बैग तो बनवा सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में बोला है एक भी 16 के बाद 16 दिसंबर 2024 को संसद में ये लेकर प्रियंका गए। गांधी ने आप बताओ, एक भी राष्ट्र आंदोलन किया क्या इन्होंने? ये इनका चाल चरित्र समझ में आता है। और रही बात, देखिए R2P स्टेटमेंट दिया, बताइए मोदी जी ने, बताइए कब दिया? सिद्धांत है, मैं पूछ रहा हूं कब दिया? उस वक्त 1 मिनट, कुछ अंग्रेजी में बोल गए, क्या बोल गए? R2P ये है राइवल्स टू इंटरवेन, एक सिद्धांत होता है। अरे मोदी जी ने स्टेटमेंट कब दिया? अंग्रेजी बोल के घुमाइए मत। कि जब पूर्ण रूप से मान लिया जाए कि ये नरसंहार किसी भी तरीके से नहीं रुक सकता, तो एक देश दूसरे पर अनुमति ये भारत सरकार अब हिंदुओं का नरसंहार देखती रहेगी, लेकिन हिंदुओं का नरसंहार देखती रहेगी मोदी सरकार, रोकेगी नहीं, बोलेगी नहीं, मुंह में दही जमा करके बैठे रहेंगे। जब एक बात बताओ, यूएनओ के जो अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब स्टेटमेंट दिया? बताइए। बांग्लादेश में अभी आप बोल रहे थे ना, बताऊंगा मैं, बताइए ना। और उन्हें सुरक्षा, अटल जी आप बताइए कब स्टेटमेंट दिया प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के खिलाफ? अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का संसद स्वतंत्रता दिवस सार्वजनिक सभा उत्सव में बोला कि हिंदुओं की आबादी छोटे छोटे देशों के अंदर कम होती जा रही है। बांग्लादेशों के लिए जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए क्या बोला? बांग्लादेश, बताइए। ऐसा है, आप सिर्फ राजनीति करते हिंदुओं के नाम पे। बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध और जो भी अल्पसंख्यक है वो सीएए में आकर के और नागरिकता ले सकते हैं, वहां अत्याचार हो रहे हैं। संसद के अंदर तो सोल्यूशन यकीनन नहीं। जंग का मतलब होता है जीतना, और जीतने का मतलब होगा फिर सबको इधर ले आना। यह सॉल्यूशन नहीं। स्ट्राइक इसलिए सॉल्यूशन नहीं क्योंकि वहां तो मासिस के अंदर, वहां मासिस अराजक हो गई है। आप किस पर करेंगे? कोई गुट थोड़ी ना है जिसको जाकर आप एयर स्ट्राइक कर देंगे। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? मैं निवेदन करूंगा कोई मेरे बीच में हस्तक्षेप नहीं करे।
और मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों की वोट बैंक की जो राजनीति है इससे अरे सर, अलग हटकर बांग्लादेश के- में कैसे मैं वोट उनको बैंक की प्रोटेक्ट करूं, ये राजनीति से अलग बताइए। हटकर- छोड़ दीजिए राजनीति। बोल रहे हैं, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला था। बताइए। आप, मैं फिर आपको नहीं बोलने दूंगा। मत बोलने देना। मेरा अरे कहना सर, यह है, टाइम ही नहीं है, स्पष्ट कोई रूप बोल से। पाएगा। मेरा अशोक ये पाठक कहना जी, है, मुझे सिर्फ सॉल्यूशन बताइए कि अभी- वहां कैसे रुके चीज। वहां पर इस तरह से रुकता है। पहले आप एक बात का जवाब दे दे, संदेश खाली में क्या हुआ था, क्या किया सरकार ने, क्या विपक्षियों ने किया और क्या भाजपा ने किया। मेरा कहना है भारत के अंदर भी जो बांग्लादेश में घटनाएं हो रही हैं वो यहां भी होती हैं। तो अरे सरकार भाई, किसकी बांग्लादेश होती में है? कैसे रोके? और इस पर जहां पर हाथरस में एक घटना हुई थी, चूंकि एक हायर कास्ट के व्यक्ति का एक दलित के साथ हुआ था, वो राजनीतिक अरे मुद्दा भाई, बन नहीं, गया। मौलाना और किसी नसीम मुस्लिम ने अशरफी बेचारी जी, दलित ठीक है, बच्ची एक के मिनट। साथ किया। मौलाना तो वहां नसीम लड़ती अशरफी हूं, जी, लड़ सकती एक मिनट हूं, अशोक नहीं पाठक वहां जी, पर। मुझे बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अटैक हो रहा है उसका सॉल्यूशन मौलाना नजीब साहब में 3 ऑप्शन, युद्ध ऑप्शन नहीं, स्ट्राइक ऑप्शन नहीं, इसका एक ही वहां- संदेश है। एक सुनिए ना मेरी बात, भारत एक संदेश मिनट। दे, मौलाना कि जिस नजीब तरह साहब, इजराइल- क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप बताइए प्लीज। देखिए विजेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे भाई हैं और हम वाकई इंसानियत रखते हैं, फिर मैं इंसानियत पे आऊंगा, तो हमारी सरकार मजबूत सरकार है, हमारा देश मजबूत देश है आज की डेट में, तो हम उनसे बात करें और बड़े आसान तरीके से बात करें कि भाई ये अल्पसंख्यक जो है हमारे वहाँ हिंदू भाई, उन पर आप क्यों इस तरह का अत्याचार कर रहे हो, और जो लोग अत्याचारी हैं, जो लोगों ने कत्ल किया है, उन लोगों के खिलाफ आपने आज तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, उनको सजा क्यों नहीं सुनाई, उनको जेल क्यों नहीं डाला, क्या उन पर कार्रवाई सर हुई? ये समझिए, डेटा हमारे देश अराजक पास हो गया है सकती वो। अगर फिर वहां भी जो चाल नहीं होता आतंकवादी है, थे उनको तो जेल से छोड़ा जा रहा है, खुलेआम लोगों को जलाने की परमिशन हाँ, दी जा इसी रही चीज है, का तो दुख है। पुलिस बगल में खड़ी है, आप किससे बात करेंगे नहीं वहां? विजेंद्र भाई, आर्मी जानी चाहिए। 71 में जैसे गई थी फिर आर्मी जानी चाहिए। अगर वाकई में पूरा देश समझने को तैयार नहीं है तो 71 में मैं गई थी ये आर्मी, कहूंगा, गई थी ना 71 में आर्मी, अपनानी चाहिए। गई थी ना 71 में आर्मी, किसी भी कोने में हिंदू है, 71 में गई थी ना वो आर्मी, हमारा नहीं गई थी नागरिक क्या? है। बचकाने नहीं, और भारत 93,000 सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। 93,000 तो छोड़ दिए और 54 आदमी नहीं छोड़े गए। किसी भी आपसे मुल्क शुक्रिया का बातें सभी करते का। 1900 अशोक खंडेलवाल जी शुक्रिया, प्रतीक जी शुक्रिया, अशोक पाठक जी शुक्रिया, और मौलाना अशरफी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये एक सवाल है और एक खुद से पूछिए, अगर बांग्लादेश के अंदर रहने वाला हिंदू अगर भारतीय है तो भारत सरकार को उसे बचाने के लिए जो हो सकता है करना चाहिए पूरा भारत साथ, और अगर वो भारतीय नहीं बांग्लादेशी है तो भी इंसानियत के नाते उसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतनी मजबूती से उठाया जाना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर मजबूरी के अंदर ही सही वहां अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया हो। जंग, सर्जिकल स्ट्राइक या कोई और ऑप्शन, यह सरकार को तय करना है, लेकिन हां अगर वहां जुल्म हो रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी पड़ोसी की यकीनन। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। यूनुस खान का पुतला अभी फूके, यूनुस खान को भी फूकेंगे। ये पूरी तरह से जो है हिंदुओं का विरोधी है।